जादुई रंग। होली का त्योहार करीब आ गया था। दुकानों में पिचकारियों और रंगों की भरमार दिखाई पड़ रही थी। एक नौजवान जिसका नाम रंगीला था, वह सभी पिचकारियों और रंगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। उसकी जेब में गिने चुने पैसे थे। वह अपने आप से बातें करने लगा। चलो, अब इन रंगों और पिचकारियों को देखने से पेट नहीं भरेगा। चलो, दाल रोटी का इंतजाम करते हैं। गरीब के लिए क्या दिवाली और क्या होली, अब तो सारे त्योहार एक जैसे ही लगते हैं। रंगीला ने जेब के सारे पैसों से चावल दाल खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात लाला से हो गई। क्या रे रंगीला, आजकल तू अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा है। पैसे मांगने के समय पैरों पर गिर पड़ा था, लेकिन अब लौटाने की बारी आई तो मुंह छिपा रहा है। लाला जी, बीच में मैं बीमार पड़ गया। 15 दिन तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाया। सारी कमाई धमाई ठप हो गई। फिर भी आप निश्चित रहिए, मुझे जैसे ही रुपए मिलेंगे मैं आपकी पाई पाई अदा कर दूंगा। तुम लोगों के पास जब रुपए आते हैं तब तो गुलछर्रे उड़ाने लगते हो। रुपए लौटाने की बात याद ही नहीं रहती। एक बात याद रखना, तुमने अगर जल्दी ही मेरे रुपए नहीं लौटाए तो तुम्हारी भैंस मेरे खूंटे पर बंध जाएगी। लाला जी, मैं आधे पेट खा लूंगा, लेकिन आपके रुपए अदा कर दूंगा। मौज मस्ती और गुलछर्रे तो हमारे लिए सपने जैसे हैं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत है। लाला मुंह बिचकाकर आगे निकल गया और रंगीला के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह घर गया और उसने दाल चावल बनाकर खा लिया। वह कुछ देर आराम से बैठना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। कमाई करने के लिए उसके कदम घर से बाहर निकल पड़े। वह गांव के बड़े इंजीनियर साहब के पास पहुंच गया। इंजीनियर साहब, नमस्कार। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। जो भी जैसा भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। रंगीला, एक काम करो। बोलिए सरकार। रंगीला, जब से इस कमरे को मैंने गोडाउन बनाया है, तब से मेरे घर में बड़ी बरकत हुई है। इसमें बहुत सारे सामान है। तुम पूरे गोडाउन की एक बार सफाई करके सारे सामान ढंग से लगा दो। मैं तुम्हारी उचित मजदूरी दे दूंगा। साहब, मैं इसकी सफाई तो कर ही दूंगा। यदि आप कहें तो सारे घर की सफाई कर दूं। आपके घर की सफाई हो जाएगी और गरीब का भला हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो पहले इसकी सफाई कर दो, फिर पूरे घर की भी सफाई कर देना। रंगीला बहुत खुश हो गया और कमर कसकर गोडाउन की सफाई में लग गया। उसने इंजीनियर साहब से पूछकर जरूरी और गैर जरूरी दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया। उसमें एक छोटे से डिब्बे में रंग मिल गया। उसने मन में सोचा कि होली पास है और यह रंग मुझे मिल जाए तो फिर क्या बात है। साहब जी, ये रंग बहुत पुराना है। इस गोडाउन में रखा हुआ था। क्या आपको इसकी जरूरत है? इस पुराने रंग का मैं क्या करूंगा? होली के लिए आज ही नया रंग लूंगा। ये रंग तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो। इंजीनियर साहब, आपकी मेहरबानी। रंगीला, यदि तुम्हें और कुछ चाहिए तो उसमें से ले सकते हो। रंगीला ने इंजीनियर साहब से पूछकर छोटी मोटी कुछ वस्तु और वह रंग का डिब्बा ले लिया। इंजीनियर साहब ने मजदूरी के कुछ रुपए भी उसे दे दिए और रंगीला खुश होकर घर की तरफ चल पड़ा। रंगीला ने घर पहुंचकर जैसे ही रंग का डिब्बा खोला, उसके अंदर सुनहरा रंग दिखाई पड़ा। अरे, ये क्या हो गया? मैंने तो जब इस डिब्बे को पहली बार खोला था तब इसमें गुलाबी रंग था। अब यह सुनहरा रंग कैसे बन गया? रंगीला ने उस डिब्बे में से 1 चम्मच रंग निकालकर बाहर एक कपड़े पर अलग अलग जगह पर रख दिया और देखते ही देखते बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वे सभी रंग सोना चांदी हीरे मोती में बदल गए। अरे यह क्या, उनका आकार भी बढ़ता चला गया। हे भगवान, तुमने मेरी बदरंग जिंदगी में यह कैसे नए नए रंग भर दिए।
मैंने तो कई सालों से होली नहीं खेली, रंग नहीं उड़ाए, लेकिन आज ऊपर वाले तूने मेरी दुनिया इतनी हसीन और रंगीन बना दी कि मैं अपने सारे दुख दर्द और गरीबी को भूल गया। रंगीला ने कुछ सोने को बेचकर काफी रुपए इकट्ठे कर लिए। उसने अपने लिए कपड़े, सुंदर पिचकारी और रंग भी खरीदे। वहां से वह पहले लाला के यहाँ पहुंचा और उनके रुपए अदा कर दिए। लाला तो आश्चर्य से रंगीला का चेहरा देखने लगा। रंगीला के रंग ढंग बहुत बदले हुए थे। रंगीला इंजीनियर साहब के यहाँ पहुंच गया और उनसे सारी हकीकत बयान कर दी। रंगीला, मैं जानता हूँ कि वो रंग जादुई है। उसके जादू का चमत्कार मैं भी देख चुका हूँ। वही जादुई रंग मेरे पास एक दूसरे डिब्बे में भी है। तुम बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्चे इंसान हो। इसीलिए जब तुमने उस रंग की डिब्बे की मांग की, तब मैं इनकार नहीं कर सका। तुम इस जादुई रंग के चमत्कार का दुरुपयोग कभी मत करना और हमेशा इसे अपने साथ ही रखना। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करना, कभी आलस मत करना और सदैव अपना हर काम ईमानदारी के साथ करना। रंगीला इंजीनियर साहब के पैरों पर गिर पड़ा। 2 दिन के बाद रंगीला बाजार से आकर जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। उसने देखा कि वह जादुई रंग का डिब्बा गायब था। रंगीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। उसने अपने पड़ोसी रघु से पूछा तो पता चला कि लाला उसके घर के आसपास मंडरा रहा था। रंगीला लाला के यहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर जब उसने लाला को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। लाला का पूरा मुंह काला हो चुका था, इतना काला कि भूत भी देखे तो डर जाए। मुझे माफ कर दे रंगीला, लालच में आकर मैंने तुम्हारे घर से रंग का डिब्बा चुराया और इस डिब्बे ने मुझे मार मार कर नचाया। इसमें से काला रंग बाहर आया और देख लो, मुझे डांबर से भी काला बनाया। या लो रंगीला, अपने रंग का डिब्बा अपने पास ही रखना। अब तो इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। मुझे मेरे लालच का फल मिल गया है। रंगीला ने अपने जादुई रंग के डिब्बे को उठाया, खोला तो फिर अंदर जादुई सुनहरा रंग अपनी चमक बिखेर रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि देने वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। रंगीला ने जादुई रंग की मदद से अपनी दुनिया संवारने के साथ साथ गांव वालों, गरीबों और जरूरतमंदों को भी बहुत मदद की। जादुई गुलाब। रमन और सोहन पड़ोसी थे। दोनों खेती करके अपना घर चलाते थे। रमन के खेत की उपज भी बहुत अच्छी होती थी। हर साल उसे बहुत मुनाफा होता था। यह देखकर उसका पड़ोसी सोहन बहुत ही जलता था। अरे ये क्या रमन, तुम अपने खेत के साथ आसपास हुए जंगली पेड़ पौधों को भी पानी दे रहे हो? ये कोई फल थोड़ी देंगे। ये पेड़ हमें भले ही फल ना दे, लेकिन ये पेड़ हमें छाया देते हैं, ठंडी हवा देते हैं। लेकिन तुम्हें इससे कोई मुनाफा नहीं होगा। अगर तुम यह पानी अपने खेत में दोगे, उससे उपज होगी और अच्छी कमाई कर सकते हो। ये सब इनके ही भाग्य का है। फसल कटाई का वक्त आ गया। रमन की बहुत अच्छी फसल हुई थी। सोहन को इस बात से बहुत जलन हो रहा था। अरे इस रमन की इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई? अगर इसे फसल की अच्छे दाम मिल गए तो ये मुझ पर रौब झाड़ेगा और फिर इस गांव का किसान मंत्री बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उस रात सोहन जाकर रमन के गोदाम में आग लगा देता है। जब तक रमन को यह पता चलती है, तब तक सारा अनाज जल चुका होता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं क्या कहूँगा? मेरे पास जितना कुछ था सब जलकर राख हो गया। हे भगवान। हाय दादा, सब कुछ जल गया, सब बर्बाद हो गया। कुछ भी चीज का जरूरत होगा तो मुझे जरूर बताना। हम तुमको अपने खेत में मजदूर की नौकरी पर रख लेंगे। नहीं, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। रमन बहुत दुखी था।
वो अपने खेत में बैठकर रो रहा था। तभी वो देखता है उसके खेत के बाहर लगे जंगली पेड़ भी मुरझा रहे थे। वो पानी लाकर पेड़ को देने लगता है। वहीं एक गुलाब के पेड़ पर पानी पड़ते ही उसमें से रोशनी आने लगी। रमन, तुम निस्वार्थ होकर हमें रोज पानी देते हो। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम यह जादुई गुलाब को ले जाओ। तुम इसकी पंखुड़ियाँ तोड़कर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इसकी पंखुड़ियाँ सिर्फ निस्वार्थ भाव से इस्तेमाल करना, वरना इसके सारे पंखुड़ी झड़ जाएंगे। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। रमन खुशी खुशी फूल को लेकर अपने घर आता है और उसकी एक पंखुड़ी को तोड़कर मांगता है कि उसके सामने ढेर सारा खाना आ जाए। तुरंत ही वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे ये गुलाब तो वाकई में जादुई है। मैं थोड़ा खाना अपने पास रखकर बाकी खाना बाहर गरीबों में बांट देता हूँ। रमन उस गुलाब की मदद से जरूरतमंदों की मदद करने लगा, भूखों को खाना देने लगा। गांव में सभी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। अरे ये सोहन का सारा अनाज बर्बाद होने के बाद भी इसके पास इतना खाना कैसे आया? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। उस रात सोहन चुपके से रमन के घर की खिड़की के पास बैठ गया और छुपकर देखने लगा। तभी वहाँ रमन उस जादुई गुलाब को ढेर सारा खाना मांगता है। तुरंत ही वहाँ खाना आ भी जाता है। ये सब वो सोहन देख लेता है। ओहो, तो ये बात है। रमन ऐसे अमीर हुआ है, इसके पीछे जादुई गुलाब का हाथ है। मैं इस जादुई गुलाब को चुरा लेता हूँ और इससे ढेर सारा धन मांगकर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सोहन वो जादुई गुलाब को चोरी कर अपने घर ले जाता है। हे जादुई गुलाब, मुझे बहुत सारा धन दे दो। तभी उस जादुई गुलाब की सारी पंखुड़ी टूटकर गिर जाती है और सोहन के घर का सारा सामान भी गायब हो जाता है। अरे अरे क्या हो गया? मैं तो लुट गया। धन तो आया ही नहीं, लेकिन मेरा धन चला गया। हाय राम, ये क्या हो गया? सोहन भागता हुआ रमन के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने वो जादुई गुलाब चोरी कर लिया था धन की लालच में, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे घर का सामान गायब हो जाएगा। ये तुम्हारी लालच का फल है। माफ कर दो, मेरा सामान वापस करा दो। रमन सारे पंखुड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है। वो जादुई गुलाब फिर से पहले जैसा हो जाती है और सोहन का सामान भी वापस आ जाता है। जादुई फल और परी। एक गांव में पवन कुमार नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। वो बड़ा ही नेक इंसान था। अपने परिवार का पालन करने के लिए वो गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचने का काम करता था। एक बार वो बीमार पड़ गया। उसका इलाज चलने लगा, लेकिन वो 15 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। टीपू की मम्मी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है और हमारी माली हालत भी बदतर होती जा रही है। मैंने अपने इलाज के लिए बहुत सारे रुपये खर्च भी कर लिए हैं। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज शिवचरण वैद्य जी आने वाले हैं। उनके इलाज में बड़ी शक्ति है, वे आपको ठीक कर देंगे। ऐसा लगता है घर में मेरी ही बात चल रही थी, सो मैं आ गया। नमस्ते वैद्य जी, आइए आइए। सच में हम लोग आपके ही बारे में बात कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। वैद्य जी ने पवन की नब्ज देखी और इलाज शुरू कर दिया। पवन, तुम्हें आराम तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक घर पर ही रहना होगा। पवन को आराम मिलने लगा। अब वो चल फिर सकता था, लेकिन अब तक उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। टीपू की मम्मी, अब मुझे अपने धंधे के लिए निकलना होगा। 2-3 दिन और आराम कर लेते। पवन ने मंडी से सब्जियां ली और बेचने के लिए निकल पड़ा। अभी तक एक भी ग्राहक ने सब्जी नहीं खरीदी थी कि अचानक 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी चपेट में पवन आ गया। वो गिर पड़ा और सांडों के पैरों के तले उसकी सब्जियां खराब हो गई।
वो सब्जी की खाली टोकरी लेकर मायूस होकर फिर से मंडी की तरफ चल पड़ा। उसी रास्ते में एक जंगल पड़ता था। बीच जंगल में उसे एक छोटी सी हवेली दिखाई पड़ी। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने हवेली के अंदर कदम रखते ही आवाज दी, अंदर कोई है? कौन हो बेटा? माँ जी, मैं एक सब्जी विक्रेता हूँ। प्यास लगी थी सो यहाँ मुड़ गया। बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। जाओ उस घड़े से पानी लेकर खुद ही पी लो। माँ जी, आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं अकेली ही रहती हूँ। आपके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? कभी कभी बना लेती हूँ, कभी फल खा लेती हूँ। अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? लाइए, मैं बना देता हूँ। पवन ने देखा घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़ी लगन से स्वादिष्ट खाना बनाया और बूढ़ी माँ को खिलाया। माँ जी के साथ साथ खुद भी खाना खाया। बेटा, तुम्हारी टोकरी खाली हो गई है। लगता है आज तुमने सारी सब्जियाँ जल्दी बेच दी। माँ जी, क्या बताऊं, आज तो बोहनी भी नहीं हुई थी कि 2 सांडों की लड़ाई में टक्कर खाकर मैं भी गिर गया और सारी सब्जी भी सांडों के ऊपर के नीचे पिस गया। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। ये लो, मैं तुम्हें 2 फल देती हूँ। इन्हें अपनी टोकरी में रखकर घर चले जाओ। बेटा, तुम बहुत भले मानुस हो। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पानी पिलाया और तुमने मुझे खाना बनाकर खिलाया। बीच बीच में यहाँ आते जाते रहना। माँ जी, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। पवन सर पर टोकरी रखकर घर की तरफ चल पड़ा। उसने महसूस किया कि उसके टोकरी का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। घर पहुंचकर जैसे ही उसने टोकरी उतारकर अपनी घर के अंदर रखी, वो एक अजब नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। टोकरी में फल के साथ साथ सोने, चांदी और मोती भर गए थे। वो खुशी से झूमने लगा। ये क्या देख रही हो दीपू के बापू? सोने, चांदी, हीरे, मोती कहाँ से ले आए? उस वृद्ध महिला ने तो सिर्फ 2 फल मुझे दिए थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे भी इसकी खबर नहीं है। पवन ने संक्षेप में सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना दी। अपने घर के बाहर देखा तो वही वृद्ध महिला खड़ी थी। देखते ही देखते वो परी के रूप में बदल गई। तुम नेक हो, इसीलिए तो तुम इस इनाम के हकदार हो। अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करो। दिन दुखियों की सदैव मदद करो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी हवा में उड़ते हुए अदृश्य हो गई।